बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 10 क्लास की फिजिक्स का यूनिट 12 जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, या उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या थी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट आपकी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन क्या है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस किस जगह पे इस्तेमाल हो रही होती है। सबसे पहली एप्लीकेशन है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, कि लाइट का एक प्रिज्म के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट होने को हम टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू आउट 90 और 180 डिग्री बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सी ऐसी आपके पास डिवाइसेस हैं जिसमें हम राइट एंगल प्रिज्म यूज करते हैं। राइट एंगल प्रिज्म क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 का हो। राइट एंगल प्रिज्म हम यूज करते हैं और उस प्रिज्म के अंदर जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है या तो वो 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है या वो 180 एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। और वो जो लाइट है जो 90 और 180 एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। अब वो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपके पास राइट एंगल प्रिज्म यूज होता है? सच एज कैमरा, बाइनोकुलर, प्रीस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये वो डिवाइसेस हैं जिसके अंदर आपका राइट एंगल प्रिज्म यूज होता है। और भी बहुत सी डिवाइस हैं लेकिन हम यहाँ पे इन चार डिवाइसेस को ही डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि राइट एंगल प्रिज्म के अंदर किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ये आपके पास एक राइट एंगल प्रिज्म है जिसका एक एंगल 90 का और बाकी ये दो एंगल डिफरेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो दो एंगल ड्रॉ किए 45 एंड 45 डिग्री है और जबकि एक एंगल उसका 90 है। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट ए भी उस प्रिज्म के सामने रखा और यहाँ से आपकी लाइट पास करेगी। एक चीज इसमें याद रखने वाली है, जब आपकी लाइट किसी परपेंडिकुलर सरफेस से टकराती है, मतलब वो लाइट रे और वो जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर हो, तो लाइट बगैर किसी बेंडिंग के लाइट स्ट्रेट इसमें से गुजर जाती है। जब लाइट किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने से मुराद ये है कि लाइट रे और वो उस सरफेस के दरमियान जो एंगल हो वो 90 का होना चाहिए। तो तब आपकी लाइट बगैर किसी बेंड हुए वो स्ट्रेट उसमें से पास हो जाती है। तो यहाँ पे दो लाइट रे इस परपेंडिकुलर सरफेस से जैसे ही टकराई और बगैर रिफ्लेक्ट किए वो सीधी स्ट्रेट गुजर गई। और जैसे ही लाइट इस परपेंडिकुलर सरफेस से गुजरेंगी और इस हाइपोटेन्यूज के साथ टकराएंगी तो हाइपोटेन्यूज के साथ टकराने के बाद वो जो एंगल बनाएगी वो 45 का होगा। अब वो कैसे 45 का होगा? 10th क्लास के मैथ में आपने एक थ्योरम भी किया होगा और आप थ्योरम से भी आइडिया लगा सकते हैं। वो थ्योरम क्या था कि जब दो पैरेलल लाइन पे एक तिरछी लाइन आप ड्रा करते हो तो उनके क्रॉसपोंडिंग जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये और ये जो लाइट रे है ये दोनों पैरेलल है और इस पे ये जो लाइन है ये कट कर रही है और इसी वजह से क्रॉसपोंडिंग एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब ये जो लाइट रे आ रही है ब्लू कलर की, जैसे ही इस साइड पे टकराई है वो जो एंगल बना है वो 45 का एंगल बना है और ये जो 45 एंगल है इसे हम इंसिडेंस एंगल भी कहते हैं। और ये जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है ये इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। जो आपके पास एक प्रिज्म है का जो क्रिटिकल एंगल जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है वो 42 डिग्री है और जो लाइट टकरा रही है उसका जो एंगल है वो 45 है। और हमने यही चीज डिस्कस की थी कि जब आपके पास इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो लाइट उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब लाइट इसमें से पास होने की बजाय इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से। और जब इस मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी
तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पे भी ये परपेंडिकुलरली टकराएगी और बगैर रिफ्लेक्ट किए वो बाहर की तरफ गुजर जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो लाइट रे यहां से आ रही है उस प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से टकरा के दूसरी साइड से बाहर निकल आती है। लाइट इस प्रिज्म के अंदर जो एंगल बना रही है वो 90 का बनाती है। ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे अगर मैं इनका एंगल बनाऊं तो 90 का बनेगा। और यही चीज हमने डिस्कस की थी, जो राइट एंगल प्रिज्म होते हैं या तो वो 90 डिग्री पे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो प्रिज्म है ये लाइट को 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपकी एक प्रिज्म के अंदर, राइट एंगल प्रिज्म के अंदर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्ट होती है। अब हम इस प्रिज्म को कहां पे यूज करते हैं? आपने सबमरीन देखी होगी जो कि पानी के अंदर तैर रही होती है। उस शिप के अंदर रहते हुए अगर आपने बाहर के इन्वायरमेंट को देखना है तो वहां पे आप प्रीस्कोप इस्तेमाल करते हो और कुछ इस तरह से वो नजर आती है। और इसके अंदर हम दो राइट एंगल प्रिज्म को यूज कर रहे होते हैं, जो कि यहां से बाहर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आप आसानी से उस प्रीस्कोप की मदद से देख सकते हो इस वाले राइट एंगल प्रिज्म को यूज करते हुए। अब यहां पे जो लाइट रे आती है रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से नीचे की तरफ पास होगी, फिर यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और लाइट यहां से इस तरफ गुजर जाएगी। तो इस तरह से हम प्रीस्कोप को यूज करते हुए सबमरीन के अंदर बाहर की चीजों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास राइट एंगल प्रिज्म है उसमें 180 डिग्री पे लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम पे उसने दिखाया हुआ है कि अब जो आपके पास राइट एंगल प्रिज्म है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसका ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है और बाकी जो दो एंगल है वो 45 डिग्री है। अब जैसे ही यहां से लाइट आएगी, ये परपेंडिकुलर सरफेस है तो बगैर रिफ्लेक्ट किए पास हो जाएगी, तिरछी सरफेस से टकराएगी तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो 45 डिग्री का होगा। और हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि जो राइट एंगल प्रिज्म होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल है 42 और जो इंसिडेंस एंगल बन रहा है वो 45 है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्रेट गुजरेगी, इस दूसरी सरफेस के साथ टकराएगी तो यहाँ पे भी इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तरह से बाहर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जिसका सर ऊपर की तरफ था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिसका सर नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है वो 180 एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से आप प्रिज्म के अंदर 180 के एंगल पे लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। अब ये जो आपके पास 180 डिग्री पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ये आप कहां पे इस्तेमाल करते हो? इसका जो यूज है ये बाइनोकुलर के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हो। यहां पे आपके पास दो राइट एंगल प्रिज्म लगे होते हैं और लाइट आपकी जब आती है इसके अंदर 180 एंगल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे प्रिज्म से गुजरती है और वहां पे 180 के एंगल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आइस तक पड़ती है, तो जिसकी वजह से हम चीजों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये थी आपके पास पहली एप्लीकेशन कि जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आप चीजों को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एक फाइबर यूज होता है और इसके अंदर जो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। और इसका बहुत बड़ा जो यूज है वो टेली कम्युनिकेशन में हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू आउट विच लाइट कैन बी ट्रेवल। ऑप्टिकल फाइबर का जो साइज है वो बहुत स्मॉल साइज होता है और वो ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है जिसके अंदर से लाइट आपकी आसानी से ट्रेवल कर सकती है। आपके पास ये ऑप्टिकल फाइबर जो कि यहाँ पे दिखाई गई है,
इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। The inner part of the fiber optics is called core that carries the light and the outer concentric shell is called gliding। कि आपके पास जो इसमें दो लेयर्स होती हैं, जो पहली लेयर होती है इसे कोर कहते हैं जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और जबकि दूसरी लेयर को ग्लाइडिंग कहते हैं। जो आपके पास इनर लेयर होती है कोर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटर लेयर से। इनर लेयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.53 है, जबकि ग्लाइडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.39 है। अब ये दो डिफरेंट तरह के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस वजह से यूज किए जाते हैं कि बाई चांस अगर लाइट या इस सरफेस से रिफ्लेक्ट ना हो तो वो दूसरी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में आ जाए। अब इसमें लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है? Light enter from one end of the core, strike the core gliding boundary at an angle of incidence greater than critical angle and is reflected back into the core। कि लाइट आपकी एक साइड से एंटर की जाती है और जो कि कोर और ग्लाइडिंग लेयर से स्ट्राइक करती है, और जब वो टकराती है तो इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होता है उसके क्रिटिकल एंगल से, तो जिसकी वजह से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना शुरू कर देती है। अब लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है? जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे ये लाइट रे आपके पास, अगर अज्यूम कर लो ये रेल मीडियम है और ये अंदर आपके पास डेंसर मीडियम है, तो हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट रे रेड मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, बेंड टूवर्ड दी नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रा की, तो ये लाइट रे आ रही है और थोड़ी सी ये बेंड हो गई है जो कि नॉर्मल की तरफ झुक गई है, और जैसे ही लाइट रे ये इस पे टकराई है, कोर्स सरफेस पे टकराई है, यहाँ पे भी मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर ली। अब ये जो एंगल होगा इंसिडेंस और ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड। अब इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड एंगल ये हो गए। जब लाइट रे ये आके इस सरफेस पे टकराएगी तो तब ये जो रे होगी ये इंसिडेंस हो जाएगी। तो इंसिडेंस रे का जो एंगल है वो ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से। तो इंसिडेंस रे आपकी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट आपकी इसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आ जाएगी, फिर इस साइड पे और फिर इस साइड पे। इस तरह से लाइट आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। अब हम ऑप्टिकल फाइबर का ही क्यों इस्तेमाल किया अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए? लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो जिसकी वजह से लाइट बड़ी तेजी से एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह पे चली जाती है। तो इस वजह से लाइट को हम एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर के तौर पे यूज करते हैं कि दूर दराज जगह पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, फास्टर वे से ट्रांसमिट करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आपकी लाइट की फॉर्म में सेंड हो रही होती है। और पाकिस्तान में ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत से मकसद के लिए यूज हो रही होती है। आजकल जितनी भी आपके पास टेलीफोन नेट है, जिसे आप पीटीसीएल नेट हो गया या डिफरेंट नेट हो गए, उसमें जो आपके पास नेट एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिट हो रहा है, इसके लिए आप ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल कर रहे हो। और टेलीफोन लाइन इससे बेहतर हो गई है, इसमें आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है लाइट पाइप। जब बहुत सी ऑप्टिकल फाइबर को आप कंबाइन करते हो तो वो एक बंडल की शक्ल इख्तियार करता है, उसे हम लाइट पाइप भी कहते हैं। Light pipe is a bundle of thousands of optical fiber bonded together। कि थाउजेंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को जब आप कंबाइन करते हो तो वो लाइट पाइप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब लाइट पाइप कहाँ पे इस्तेमाल होता है? They are used to illuminate the inaccessible place by the doctor or engineer। कि डॉक्टर और इंजीनियर इस लाइट पाइप को उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे असेस पॉसिबल नहीं होती। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे असेस पॉसिबल नहीं है जिसको डॉक्टर और इंजीनियर यूज कर रहे हैं? अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए आप लाइट पाइप का सहारा लेते हो।
नेक्स्ट आपके पास है एंडोस्कोप। एन एंडोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल पर्पस। कि आपके पास एक डिवाइस है जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज होती है या डायग्नोस करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो, या सर्जिकल पर्पस के लिए आप एंडोस्कोपी का सहारा लेते हो। हम बात कर रहे थे कि जो डॉक्टर आपके पास होते हैं वो इंटरनल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के एग्जामिन करने के लिए लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन ये थी कि ये स्मॉल इन साइज होते हैं और इसको मुंह के रास्ते आपकी बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है, और इसका साइज स्मॉल होने की वजह से ये बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसे एग्जामिन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से जो आप चीज़ों की इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी जो एग्जामिन कर रहे होते हो, द एंडोस्कोपी यूज टू एग्जाम द स्टमक, ब्लैडर एंड थ्रोट आर कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोपी, सेट्रोस्कोपी एंड ब्रोंचोस्कोपी रिस्पेक्टिवली। कि आप जो एंडोस्कोपी इस्तेमाल करते हो स्टमक को, ब्लैडर को और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए, तो उसके लिए 3 तरह के टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पहली गैस्ट्रोस्कोपी एंड ब्रोंचोस्कोपी रिस्पेक्टिवली। कि आप ये 3 तरह की टेक्निक को यूज करते हो इन 3 तरह की चीजों का एग्जामिन करने के लिए। और आम तौर पे जितनी भी किस्म की एंडोस्कोप होती है उसे एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एन एंडोस्कोप यूज 2 फाइबर ऑप्टिक्स ट्यूब थ्रू आउट अ पाइप। इसमें आपके पास 2 ऑप्टिकल फाइबर पाइप यूज किए जाते हैं। फर्स्ट पाइप से आपकी जो लाइट है वो ट्रांसमिट की जाती है, जो कि इंटरनल ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो दूसरा पाइप होता है वो उस लाइट को रिसीव करता है, उसको मैग्नीफाई करके आगे कंप्यूटर में उसकी स्क्रीन शो होती है। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट को आसानी से एग्जामिन कर सकते हो। और ये जितना भी प्रोसेस होता है ये सारे का सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से हो रहा होता है। तो ये थी आपके पास एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।